बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहूँगी जी। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमला हसन। बहुत दिनों के बाद कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? मज़े में होंगे। कुछ मुल्की हालातों वाक़यात से मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थी क्योंकि मैं छुट्टियों पे थी। लेकिन आज जब मैं सुबह आई हूँ मैंने अखबार देखा है, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए और जज्बात भी बदल गए, सब कुछ बदल गया है। लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत है वो वैसी की वैसी है। कुछ अप्स एंड डाउन्स हमने देखने को जो कह लेना है। और एक और चीज़ बरकरार है, वो है लाहौर में स्मॉग। और स्मॉग बीच में जब मुझे मैं अपने पेरेंट्स से यहाँ पे बात भी करी थी तो मुझे पता चल रहा था कि जी कम है, लेकिन एक बार फिर से स्मॉग का मसला जो है वो शिद्दत पकड़ने लगा है। क्यों हो रहा है ऐसा जी? जो हुकूमती इकदाम हैं जिस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हमारी पॉलिसीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें बेहतर हुई, तो क्या उन पॉलिसीज़ में कोई नरमी आ गई है? क्या मामलात हैं जो स्मॉग के हालात वाक़यात कुछ ऐसे हो रहे हैं? लेकिन उसके साथ साथ मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद ऑफिस आई हूँ। खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि जब आप बहुत दिनों के बाद ऑफिस आते हैं तो आपको अच्छा लग रहा होता है। सुबह सुबह आप अपनी टीम से मिल रहे होते हैं, अपनी जो स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद होते हैं, और आपको सुबह सुबह वकार भाई के हाथ की चाय भी मिलती है, तो ये सबसे बड़ी बेस्ट बात होती है। तो जनाब ये सब तो चलता रहेगा। आपने मुझे मिस किया या नहीं किया, मैंने स्क्रीन को, अपनी ऑडियंस को, सबको बहुत मिस किया, लेकिन मैंने स्मॉग को बिल्कुल मिस नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी आ गई है। तो स्मॉग के हवाले से जी हमारे जो शहर है, मुख्तलिफ शहर हैं, उनसे हम ज़रा अपनी नुमाइंदगान से जान लेते हैं कि क्या मामलात है लाहौर और कराची में, क्या सूरत हाल है जी। इस वक्त हम बात करते हैं, इकरा अवान हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं और सादिया मकसूद हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप दोनों? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अरमला आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ख़वातीन इतने कलर, इतने ब्राइट कलर्स के साथ, इतने अच्छे मूड के साथ आप दोनों खड़ी हैं, लेकिन मैं जिस हवाले से बात करने वाली हूँ वो है स्मॉग। तो पहले ज़रा हम लाहौर की बात कर लेते हैं, क्योंकि लाहौर में मैं खुद भी हूँ और बहुत दिनों के बाद जैसे एज ए सेट के मैं आई हूँ तो मुझे स्मॉग थोड़ी थोड़ी फील हुई है। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मज़ीद ख़राब होगा या हो रहा है। तो सादिया क्या अपडेट्स हैं जी लाहौर के हवाले से? जी अरमला, इस वक्त जो लाहौर का मौसम है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि स्मॉग की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब जो स्मॉग है वो फिल वक्त के लिए जो है वो कम है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का वो आज 200 तक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी भी जो है वो हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं ताकि स्मॉग की शिद्दत जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। और इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से बारिशें जो है वो शुरू हो जाएंगी, जिसके बायस जो है वो स्मॉग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और लाहौर का मौसम ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा। ठंड जो है वो प्रॉपर आ जाएगी, क्योंकि अभी जो है वो हवा में खुनकी महसूस की जा सकती है, मुकम्मल जो है वो ठंड नहीं है। दोपहर के वक्त जो है वो लोगों को गर्मी लगना शुरू हो जाती है, कईयों के AC भी ऑन हो जाते हैं। तो अभी जो क्लाइमेट चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट भी कर रहा है। इस वक्त जो है क्लाइमेट चेंज का मसला है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बना हुआ है और लाहौर में भी जो है वो हम क्लाइमेट चेंज को देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो तिब्बी माहिरीन हैं वो भी शहरियों को ख़बरदार कर रहे हैं कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि स्मॉग जो है वो अभी तो फ़िज़ा में कायम है, तो मास्क का इस्तेमाल करें। जो नज़ला ज़ुकाम वाली बीमारियां फैल रही हैं उससे भी एहतियात करें। और ये जो अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है ये क्योंकि हड्डियों में घुसने वाली ठंड है जो थोड़ी थोड़ी हवा में है, तो इसके लिए भी जो डॉक्टर्स हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कह रहे हैं। जी बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार करनी पड़ेंगी क्योंकि वेदर चेंज होता है तो जाहिर है हम थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। इकरा, लाहौर में स्मॉग थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पंजाब वाले सिंध आ जाएं, कराची आ गए, और मैं आई, मैं इतनी जज्बाती हुई कि मैं कराची आई और मैंने देखा, लेकिन वहाँ स्मॉग नहीं थी, वहाँ गर्मी थी। तो हमें ये बताएं कि अब कराची का वेदर कैसा है? बिल्कुल अरमला, जिस तरीके से सादिया ने जिक्र किया कि लाहौर में तो ठंड जो है वो इस तरीके से महसूस नहीं की जा रही जिस तरीके से नवंबर में ठंड महसूस की जाती है, दिन में AC ऑन हो जाते हैं। और अगर हम कराची की बात करें तो कराची में फ़िलहाल तो स्मॉग नहीं है, मगर अगर हम मौसम की बात करें तो सुबह और रात के औकात में मौसम जो है वो हल्का सा ठंडा होना शुरू हो चुका है, और जबकि दिन के औकात में तेज़ धूप के साथ गर्मी की जो शिद्दत है वो उसी तरीके से बरकरार है। पंखे बंद करने वाली जो सर्दी होती है वो अभी तक कराची में नहीं आई है।
महकमा मौसमियात कहती है कि कराची वालों को सर्दी जो है वो 15 दिसंबर के बाद ही देखने को मिलेगी, मगर देखा जाता है कि कराची में जो सर्दी आती है वो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आती है, जिसमें सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए हमें सर्दी का जो है वो इंजॉय करना पड़ता है। मगर उस तरीके की सर्दी जो है वो कराची वालों को कम देखने को मिलती है। मगर आज सुबह के औकात में देखा गया है कि हल्की हल्की धुंधली सुबह जो है वो कराची की थी। मौसम जो है वो ठंडा था। इस वक्त भी जो है वो दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैक्सिमम जो है वो 32 तक जा सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में बारिश की कोई भी पेशगोई नहीं की गई, वरना कराची वालों को इंतज़ार था कि हो सकता है कि दिसंबर में या नवंबर में बारिश हो जाए। अलबत्ता जब नवंबर आता है तो सर्दी का एक ख्याल आता है कि हाँ अब नवंबर आ गया है, कराची में हो सकता है सर्दी हो जाए, सर्दी जो है वो देखने को मिल जाए। मगर अब नवंबर भी जाने वाला है और दिसंबर भी आ गया है, मगर सर्दी जो है उसका नामो निशान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। हवाएं ठंडी चलती हैं सुबह के औकात में, मगर जिस तरीके से इंसान सोचता है कि ठंड होगी, हम इस तरीके से करेंगे, हम इस तरीके से इस फैशन को वेयर करेंगे, ये ट्रेंड फॉलो करेंगे, मगर उस तरीके की सर्दी अब तक नहीं आई है। अलबत्ता पंजाब में जो है वो सर्दी को खूब एंजॉय किया जा रहा है। इकरा, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, अगर आपका सर्दी एंजॉय करने का दिल करे आप फौरन लाहौर आ जाएं, क्योंकि लाहौर में भी अभी इतनी नहीं है, लेकिन कराची से कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी होती है, तो हम आपको वेलकम करेंगे। आपको सर्दी आप यहाँ पे भरपूर एंजॉय कर सकती है। सादिया, अभी इकरा ने बारिश की बात की है, लाहौर में बारिश के हवाले से कोई पेशगोई है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा लाहौर में, और जो अगला हफ्ता है उसमें बारिशें मतवक्के हैं, उसमें ये होगा कि मौसम में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जो मुख्तलिफ इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पे बर्फ़बारी का इम्कान है, बर्फ़बारी होगी तो जाहिर सी बात है कि हवाएँ हमारी तरफ भी आएंगी, यहाँ पर भी ठंड होगी। और ख़ास करके जो टूरिस्ट हैं उनको ख़बरदार किया जा रहा है कि बर्फ़बारी के दौरान जो है वो ऐसे इलाकों में सफ़र ना करें, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। फिसलन के बायस जो है वो हादसा पेश आने का जो है वो खदशा हो सकता है। साथ ही साथ जो लाहौर है अब उसमें बेहतरी देखने में आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि कल से जो है वो PDM का भी यही कहना है कि बारिशें होंगी, और बड़े दावे से महकमा मौसमियात ने इस बार कहा है कि दिसंबर जो है वो हमारा अच्छा गुजरेगा, ठंडा गुजरेगा। मैं आपकी बात के फ़ौरन बाद ना अपना वेदर फ़ोन पे चेक करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा काउंटर चेक करती हूँ, लेकिन समटाइम्स आपका फ़ोन पे जो वेदर होता है वो आपको अनप्रेडिक्टेबल सही होता है। अच्छा जी, आप दोनों अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों की विंटर वार्डरोब में क्या क्या है। इकरा, आपने कहा कराची में इतनी सर्दी नहीं आती, लेकिन सर्दियों के कपड़े तो खरीदने होते हैं ना, तो आप कैसे कपड़े लेती हैं फिर सर्दियों के? सर्दियों में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो खिलते हुए कलर जो है वो पहने जाते हैं, और जो है वो ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, और हमें स्क्रीन के हिसाब से भी देखना होता है। तो हमारा भी यही दिल होता है क्योंकि सर्दियाँ आए तो हम जो है वो खिलते हुए कलर पहने और थोड़े से फ्रेश नज़र आए, क्योंकि गर्मी में ना तो उस तरीके से फैशन को वेयर किया जा सकता है, ना ही उस तरीके से जो है वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए फील्ड में काम किया जा सकता है। मगर हमारे लिए एक प्लस पॉइंट जो है वो विंटर्स होते हैं, जिसमें हम हर तरह की ड्रेसिंग, हर तरह की हेयर स्टाइलिंग करके अपने आप को जो है वो थोड़ा क्लासी लुक दे सकते हैं। आई सो अग्री विद दैट इकरा कि आप विंटर्स में आपको फिर कुछ समझ आती है। तो सादिया, आप बताएं, आप लाहौर की सर्दी में क्या करती हैं? अच्छा, बेसिकली क्योंकि लाहौर में जो है वो ठंड आती ही आखिरी दिनों में है, तो जितने लाहौरिये हैं वो आखिरी वक्त में अपने जो है वो कपड़े निकालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं हमारे लाहौर के लोग जिन्हें फ़ौरन ठंड महसूस होना शुरू होता है, क्योंकि बाइक पे जिन्होंने सफ़र करना होता है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दे, क्योंकि जो ठंडी हवा है वो उनके जिस्मों को मुतासिर कर सकती है। और इस वक्त जो दिन के हालात होते हैं उसमें दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन 35 तक तो हमारा दर्जा हरारत लाहौर में चला जाता है जितनी गर्मी होती है। तो हमारी जो वार्डरोब होती है वो बिल्कुल लाइट होती है लाहौर में। जब तक दिसंबर या जनवरी की ठंड नहीं आ जाती उस वक्त तक हम लाइट कलर्स और लाइट कपड़े ही वेयर करना पसंद करते हैं। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच गर्ल्स, बहुत शुक्रिया। इकरा, आपका भी बहुत शुक्रिया, और सादिया आपका भी बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह आपने इतने लाइटर मूड में हमें मौसम जो कि कुछ इतना अच्छा नहीं है उसके हवाले से बड़े अच्छे तरीके से आगाह किया। हमारी नुमाइंदगान लाहौर और कराची से हमें मौसम और स्मॉग के हवाले से अपडेट करी थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में डिस्क्लेमर दिया था कि मैं बहुत दिनों के बाद वापस आई हूँ, छुट्टियों के बाद आई हूँ। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे मैं अपडेटेड सुबह आकर हुई हूँ कि क्या मामला चल रहे थे, लेकिन कुछ मामला अच्छे नहीं हैं। अलबत्ता एक चीज़ जो आज की अखबार की सुर्खियों में वो है जी स्टॉक मार्केट कि 1 लाख पॉइंट्स का रिकॉर्ड बनाया है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी कल हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं इस पर कारोबारी बरादरी हो, सरमायाकारी हो, इससे ये सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। और स्टॉक मार्केट में जो 1 लाख पॉइंट्स का रिकॉर्ड बना है इस पर कल प्राइम मिनिस्टर ने अवाम को खुशखबरी दी है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है और उस धरने के बाद जो मुख्तलिफ इस्तीफे आना शुरू हुए हैं, PTI के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने वो मुस्ताफ़ी हुए हैं, जबकि हामिद रजा कोर कमेटी से भी अलग हो गए हैं, असम्बली से भी रुकनीत का इस्तीफे का इम्कान है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्यों हो रही हैं? तनकीद से दिल बर्दाश्ता कहा जा रहा है कि हुए हैं सलमान अकरम राजा साहब और इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच गुल साहब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत ठीक ठाक। गुल साहब, ये जो अभी सूरत हाल है, कल मैं सबसे पहले तो ये अखबार की जो मैंने कहा कि सुर्खियां हैं जी, स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी बेहतर हुई है। आप क्या समझते हैं जो पॉलिसीज़ हैं जिस पर ये हुकूमत जब से आई है तब से इनकी कोशिशें इनके मुताबिक जारी नहीं है कि स्टॉक मार्केट हो या ओवरऑल मुल्क की मईशत हो इसमें बेहतरी आए? ये अच्छा खुशाइंद जो एक कह लें स्टेप है टुवर्ड्स बेटर इकॉनमी? देखें, बड़ी अच्छी बात है कि स्टॉक एक्सचेंज कोई नया रिकॉर्ड बनाया, वहाँ पे 1 लाख की वो कहते हैं नफसियाती हद अबूर कर गया। लेकिन बुनियादी तौर पे स्टॉक एक्सचेंज कोई किसी भी मुल्क की मईशत को मापने का बैरोमीटर नहीं होता है। मईशत को मापने का तरीका ये होता है कि आपके यहाँ एक्सपोर्ट्स यहाँ से मतलब बरामदात कितनी हैं, कितनी पैदावार है, इस वक्त मुल्क में रोज़गार की क्या सूरत हाल है, उसी हिसाब से आपका रुपया कहाँ पे खड़ा है। तो अगर स्टॉक मार्केट को छोड़ दें तो उसके अलावा आशारिये कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए कि आपने देखा कि इंडिया के मुकाबले में या श्रीलंका के मुकाबले में हमारे रुपए की क्या हैसियत है। इस तरह हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी उनका मुकम्मल इन्हिसार है IMF की डील पे जो वहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो अल्लाह करे कि और बेहतरी आए, क्योंकि उसी में पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत का फ़ायदा है। वो लोग जो कि महंगाई और इंतहाई होशरुबा जो बिजली के नर्ख हैं उनकी वजह से उनकी ज़िंदगियां मुश्किल में पड़ी हुई हैं। तो असल मसला ये होगा कि क्या महंगाई कम होती है नहीं। वो अदाद शुमार फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स वाले देते रहते हैं कि 6% और 7%। तो मेरा एक बुनियादी सवाल ये है, आप भी इस पे गौर कीजिएगा और इसकी इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। ये जो लोग कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है, तो क्या जितनी भी पैकेज चीज़ें हैं, मतलब आपका दूध, दही, इवन जो पैकेज नमक है, इसी तरह दालें हैं, क्या इन चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं? क्या बिजली के नर्ख कम हुए हैं? क्या गैस प्राइसेस जो ख़ास तौर पे घरों पे चलती है गैस, उसकी कीमतों में कमी हुई है? अगर फ्यूल यानी जो गैस, पेट्रोल और बिजली, इसकी कीमतों में कमी नहीं होती तो बाकी अशिया की कीमतों में कमी कैसे हो गई है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। क्या अंडे जो है क्या सस्ते हो गए हैं? हालांकि उनका भी ताल्लुक सीजन से होता है। सीजनल जो सब्जियां हैं अगर उनकी कीमत में कमी हो जाती तो कोई उसमें अचंभे की बात नहीं है, हर साल ऐसे ही होता है, क्योंकि जब सीज़न आता है तो हर चीज़ की फरावानी हो जाती है और उसमें मार्केट फिर भर जाती है चीज़ों से। तो जाहिर है जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो कीमतें कम हो जाती हैं। लेकिन ये जो हमारे बड़े बड़े रहनुमा ये जो दावे करते हैं कि महंगाई में कमी हो गई है और हमारे सरकारी अफसरान भी उन्हें खुश करने के लिए कहते हैं कि 6.7 रह गई और 8.5 हो गई है, ये आज के अखबारों में छपा हुआ है। तो उनसे बुनियादी सवाल ये है कि वो कौन सा पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या जो आपके जूते हैं, आपके जो कपड़े हैं, क्या वो सस्ते हो गए हैं? उनकी वो कीमतें जो साल पहले थीं क्या उन कीमतों पे वापस चली गई हैं? ये तमाम चीज़ें तो हमें लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बजाय इस मुल्क में जो पैदावारी सलाहियत है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
क्योंकि पैदावार ज़्यादा होगी तो फिर कीमतें कम होंगी और वही पैदावार आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर बैरून मुमालिक भेज सकते हैं, जिसके ज़रिए ज़र मुबादला आता है। ज़र मुबादला जब आता है तो फिर आपका रुपया जो है आपकी करेंसी की कीमत जो बेहतर होती है। यू आर सो राइट कि ये जो पैमाने या इशारे हमें बताए जाते हैं जब आप आम पब्लिक से बात करते हैं कि वही बात है कि उनको इससे गर्ज नहीं है कि मैक्रो लेवल के ऊपर क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं। उन्हें अपनी दाल, रोटी, आटा, ये बेसिक चीज़ें हैं, जब तक वो उनकी पहुंच में नहीं आएंगी उनके लिए महंगाई उसी तरह से बरकरार रहेगी। अच्छा गुल साहब, अब तहरीक इंसाफ के धरने की बात कर लेते हैं जी। अब तहरीक इंसाफ का ये जो सारा मामला हुआ है, सारे एपिसोड के बाद जो अब इंटरनली मैटर्स जो उनके अपसेट हुए हैं, जिसमें मैं अभी सलमान अकरम राजा साहब की बात कर रही थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, हामिद रज़ा साहब कोर कमेटी से अलग हुए हैं और एक दूसरे के जो कह लें ना ओनरशिप इस फैसले को कि डी चौक जाना था या नहीं जाना था लेने को कोई तैयार नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस धरने के एपिसोड के बाद ये जो इस्तीफ़े आ रहे हैं ये काफ़ी हद तक सही जस्टिफाई करते हैं सारी सूरत हाल को? देखें, ये होना था और माशाल्लाह पीडीएम हुकूमत और इसके जितने भी सपोर्ट करने वाले हैं ऊपर नीचे, ये सब बड़े खुश होंगे, क्योंकि इब्तिदा ही से जब से 9 मई का ये गाना शुरू हुआ तो उससे कोशिश यही थी कि किसी तरीके से इस पार्टी को इंतशार से दो चार किया जाए, इसमें तकसीम पैदा की जाए। और बिल आखिर मेरा अपना ये ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के ज़रिए वो तकसीम पैदा हो गई है। वक्ती एक क्राइसिस है इस पार्टी पे, क्योंकि जो 26 और 27 नवंबर की शाम को हुआ, ख़ासतौर पे 26 नवंबर की शाम जब खैबर पख्तूनख्वा से और कुछ लोग रावलपिंडी से भी आ गए थे डी चौक के पास, तो उसके बाद जो शुतर बेमुहार की तरह तमाम क्राउड घूम रहा था, उनको उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था। वैसे ही हुकूमत ने तमाम इलाके में रोशनियां बंद कर दी थी, तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई थी और इनका जो कंटेनर था जिसमें बुशरा बीबी बताया जाता है मौजूद थी, अली अमीन गंडापुर वो भी उसमें थे, उमर अयूब समेत। तो वहाँ से ना तो लोगों को खिताब किया गया, कोई उनको रहनुमाई फराहम की गई, वो कंटेनर भी, उस कंटेनर की लाइट्स भी जो थी वो भी ऑफ कर दी गई थी। तो बहुत बड़े अक्सर लोग जो सवाल कर रहे थे कि हमारे लीडर कहाँ हैं, हमारी अब अगला हमने करना क्या है। तो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी कि आप लोगों को 2 दिन आपने सफ़र करवाया, उनको पेशावर से, कोहाट से, हंगू से, मैं खुद मिला जो लोग कुर्रम से और हंगू से चले हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे एक मिशन है और वो इमरान खान की रिहाई। अब कहते हैं रूस के लोग बहरहाल 2 दिन से सफ़र में थे और यहाँ पे आके जब उन्हें पता ही ना हो कि उनका रखवाला कोई नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो सवाल तो वो करेंगे कि रहनुमा किधर है हमारे, लीडरशिप, और हमारा मकसद क्या है यहाँ पे आने का। तो उसमें 1-2 लोगों से मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये तो अगर किसी को ये नहीं मालूम कि वो क्यों यहाँ पे आए हैं तो उन्हें तो फिर घर चले जाना चाहिए। तो मैंने कहा मसला ये नहीं है, मसला उनकी रहनुमाई का है। ये कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है कि जिनको आप ले आए हैं यहाँ दूर दराज से और यहाँ पे आके ला के आपने उन्हें छोड़ दिया है। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी। इसका नतीजा यही होना था कि एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालना कि असल जिम्मेदार इसका कौन है, बुशरा बीबी है, अली अमीन गंडापुर है या पंजाब की तमाम तर क़यादत है जिसमें हमाद अज़हर, सलमान अकरम राजा और कई सारे नाम हैं, मुझे याद भी नहीं है जी। तो ये सब लोग पंजाब से तो नहीं पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, उनकी अपनी जस्टिफिकेशंस होंगी, लेकिन अगर नहीं पहुँच सके तो जाहिर है अगर इस्तीफ़े दे रहे हैं तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो कोई बड़ा ख़तरा मोल नहीं लेना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरफ का रुख नहीं किया। भले लोगों को बताते रहे कि मैंने दरिया पार कर लिए, मैंने 4 स्टेशन पार कर लिए, लोग तो देखना चाह रहे थे कि डी चौक या चाइना चौक ये लोग पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। तो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, वही थी जो और हुआ वही है जो हमारे हुकूमत, हमारे असल हुक्मरान जो हैं वो चाहते थे। अब इस क्राइसिस में से कैसे निकलेगी, वक्ती क्राइसिस है और ये क्राइसिस बहरहाल ख़त्म हो जाएगा मेरा ख्याल है जब तक इमरान खान अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो हयात हैं। तो वो एक, क्योंकि वो गाइडिंग स्पिरिट है, तमाम लोगों के लिए एक मशाल राह हैं। तो जब तक वो मौजूद हैं तो लोगों के दिलो दिमाग से
उस शख्सियत को निकालना मुश्किल होगा। लिहाजा इस क्राइसिस, ये जो बहरान है, इस पे भी मेरा ख्याल है पार्टी काबू पा लेगी बहुत जल्द। अच्छा गुल साहब, अभी आपने एक बात की कि गाइडिंग लाइट है। हमने देखा है जब से तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई जेल के अंदर है, उसके बाद से तहरीक इंसाफ ने जब भी इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है, चाहे वो धरने की हो, एहतजाज की हो या जलसों की हो, पहले तो उसमें अंदरूनी इख्तलाफात सामने आते हैं, उसके बाद उसमें कामयाबी के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिससे एक सपोर्टर भी बहुत उम्मीदें लगाते हैं। और आपने खुद भी कहा कि जब उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, अगर उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है, तो उससे एक सपोर्टर का जो एतमाद है, यू थिंक कि वो भी डैमेज होता है। और ये जो लैक ऑफ स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग था जो हमें इस सारे मामले के अंदर नजर आया, इससे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ही अपनी सारी चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं, जिसके हवाले से शौकत यूसुफजई साहब ने भी कहा है कि हमारी गलतियों की वजह से जो इमरान खान साहब की सख्तियां हैं वो बढ़ रही हैं। देखिए, जो इस पार्टी की हिकमत अमली बनाने के जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनको वजाहत करनी है कि डी चौक में या चाइना चौक में लोगों को ला के उसके बाद लायामल क्या था। क्या उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक के यहाँ पे ला के छोड़ देना था, या फिर उनको इकट्ठे ग्रुप की सूरत में रख के वहीं पे धरना देना था। और दूसरी बात ये थी कि क्या जो उनको ये वजाहत करनी होगी कि पार्टी की क़यादत क्या बुशरा बीबी कर रही हैं, अली अमीन गन्नापुर कर रहे हैं, या पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा उसके ज़िम्मेदार थे। ये चंद बातें हैं, पार्टी के जो चाहने वाले हैं उनको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन इसकी जवाबदेही बहरहाल उन्हें करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में आम लोग बेचारे मासूम हैं। महंगाई और इस निज़ाम के जुल्म के सताए हुए हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिस तरह एक मामूली से गलती होती है या जुर्म होता है, उसके ऊपर FIR कटती है और फिर मुकदमा होता है, साल मुकदमा चलता है जब तक आप पुलिस को पैसे न दें। जिस तरह 9 मई के मौके पे पुलिस को एक ब्लैंक चेक दे दिया गया था और उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, ख़ास तौर पे पंजाब की पुलिस ने। इसी तरह फिर कोई 1400-1500 लोगों को हमने सुना है गिरफ्तार किया गया है। अब इनके सर पे, उनके घरानों से हमारी पुलिस पैसे कमाएगी, क्योंकि उनकी रोज़ी का इजाफी ज़रिया बन जाता है। उसके बावजूद आम आदमी के जो एक लगाव होता है किसी भी शख्सियत के साथ, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज है, चाहे इमरान खान है, वो लगाव ख़त्म नहीं होता। और लीडर जो हैं, बड़े लीडर, वो तो अपने आरामदेह ज़िंदगी के आदी होते हैं, मुश्किल सूरत हाल में नहीं फंसना चाहते हैं, उनके अपने कारोबारी मसलहतें भी होती हैं। लेकिन आम आदमी जो है वो एक उम्मीद की किरण के तौर पे किसी शख्सियत को या किसी पार्टी के साथ वो लग जाता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाए। तो मैं नहीं समझता कि आम लोग बदजन होंगे। अलबत्ता इस किस्म की जो हर 2-4 हफ्ते के बाद कह देते हैं कि फ़ाइनल कॉल है, यानी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि कह देना कि जी ये फ़ाइनल कॉल है। फ़ाइनल कॉल कैसे हो सकती है? यानी आप भले वो गलत केस हों, लेकिन इमरान खान इस वक्त एक कानूनी केसों में केसों का सामना कर रहे हैं, भले गलत हों, हमें पता है कि वो गलत केसेस हैं, उनकी गालिब अक्सरियत, लेकिन उनको एक मॉब के ज़रिए, एक हुजूम के ज़रिए तो रिहा नहीं करवाया जा सकता। यानी वो तो एक और जुर्म बन जाएगा। और ना ही किसी मॉब या हुजूम के ज़ोर पे इमरान खान की जेल का या सेल का दरवाज़ा तोड़ के उन्हें वहाँ से बाहर निकालेंगे, ना ही वो खुद आना चाहेंगे। इसलिए कि आप तो फिर इसका मतलब है कि वाकई कानून अपने हाथ में ले लिया। तो असल इशू ये है कि उनको बाइज़्ज़त तरीके से इन तमाम जो जाली केसेस हैं उनमें से रिलीफ मिले अदालतों के ज़रिए, क्योंकि बहरहाल दुनिया को ये बताएंगे कि इनके ख़िलाफ़, यानी मेरे ख्याल 54 केसेस यहाँ पे इस्लामाबाद में हैं, 62 केसेस, कोई 115 के करीब केसेस हैं पंजाब और इस्लामाबाद रावलपिंडी में मिला के इमरान खान के ख़िलाफ़। तो बहरहाल वो गोरख धंधा है केसों का, वो अब ख़त्म होगा आला तरीन सतह पे। जब आला तरीन सतह पे हुकूमत ये मान लेगी, ये इस बात पे आमादा होगी कि हाँ जी इनको अभी रिहा करना है, उससे पहले ये बात करना कि हम उनको रिहा करवाएंगे, ये कोई मुझे बात समझ नहीं आई, नहीं जची ये बात।
ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज़ गुल साहब अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे साथ शो में मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल की हम बात कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब मुस्ताफ़ी हुए हैं, हामिद रज़ा कोर कमेटी से अलग हुए हैं। ये जो धरने का सारा एपिसोड है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, उसके बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी हमने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर कल देखी। जो PTI रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई, उनकी मैंने एक स्टेटमेंट के हवाले से पहले भी रेफरेंस दिया था कि उनके मुताबिक जी हमारी गलतियों की वजह से तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सख्तियां बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं सख्तियां, और क्या लैक ऑफ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के इस सारे सिस्टम की वजह से ही मामलात इस नहज पर पहुंचे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात खुलकर सामने आए हैं, बहुत अरसे से आ रहे हैं, और उसके बाद अब अहम रहनुमाओं का मुस्ताफ़ी होना या अलग होना ये किस तरह का साइन उनके सपोर्टर्स को देगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी मैंने आप ही की स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया, लेकिन उसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त तहरीक इंसाफ आप क्या सोच रही है जी। अब अहम रहनुमा है जो कि हम देख भी रहे हैं, और सेक्रेटरी जनरल थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। फिर हामिद रज़ा साहब कोर कमेटी से अलग हो गए। आपका सपोर्टर इस हवाले से कॉन्शियस तो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, और इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है। इसकी ये तो लोगों की अपनी सोच है कि जी इमरान खान को जेल में डाल दिया पार्टी खत्म हो जाएगी, बैन लग गया, वो इलेक्शन के अंदर निशान छीन लिया जी पार्टी खत्म हो जाएगी। इससे पहले भी आपको याद है राना सनाउल्लाह के दौर में जब इमरान खान हम सारे इस्लामाबाद पहुंचे थे तो वहां पे अचानक इमरान खान ने कॉल ऑफ कर दी, कहते जी पार्टी खत्म शुरू। ये तहरीक इंसाफ खत्म नहीं हो सकती है। मैं तो सिर्फ वक्ती तौर पे जो हमें फायदा हो सकता था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ना वर्कर मायूस है, ना वर्करों में कोई वो है, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। लीडरशिप की गलतियां हो सकती है या कोई और हो सकता है, लेकिन वर्कर जो है वो अपनी जगह पे डटा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कुछ हुआ इस्लामाबाद के अंदर, देखिए पुरअमन अंदाज में पुरअमन वर्कर थे, वर्कर आए इस्लामाबाद में अपना पुरअमन एहतजाज करने के लिए। उनको ये नहीं पता था कि उधर आगे जाके उन पर गोलियां बरसाई जाएंगी, क्योंकि उनको ये ट्रेनिंग तो नहीं थी। अब हुकूमत बयानिया क्या बना रही है, ये दहशतगर्द है, ये इंतशारी है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमाया तो फिर आधा पाकिस्तान से भी ज्यादा तो मसला ये है कि वो इस बात के लिए ट्रेन नहीं थे, लेकिन वो इस बात के लिए भी ट्रेन नहीं थे कि उनको गाइड करने वाला ही वहां पे कोई नहीं था। वो आकर बैठ गए, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने आगे क्या करना है। गाइड करने की बात नहीं थी, गाइड करने की बात नहीं थी। देखिए, ये तो फैसला था कि डी चौक जाना है, ये तो फैसला पार्टी का था। डी चौक तो जाना ही जाना था। मैं तो कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पार्टी लीडरशिप होती है ना, वो वक्तन फवक्तन उसके हवाले से फैसले करती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि फैसला नहीं हो सका बर वक्त, तो उसकी मैं उसका हवाला दे रहा हूँ कि हमें जो है ना एक हिकमत अमली के तहत चलना चाहिए था, और वो हिकमत अमली मुझे नजर नहीं आई। दान था कोऑर्डिनेशन का, मुशावरत का, उस पर मैंने तनकीद की। बाकी तो देखें, ये हुकूमत का काम नहीं होता है कि वो इस तरह के एहतजाज जो है ना वो गोलियों से खत्म करे। गोलियों से कोई इस कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। ये बेचारे तो आम आवाम थे, अगर उनको आप रियासती जबर तशद्दुद का सामना कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, लेकिन इस दफा तो हद हो गई है ना। फिर मारने के बाद जो भी रौनक देखे, हर वफाकी वजीर आके टीवी पे कहता है कि जी देखे कैसे हमने उनको भगा दिया। और खुदा का खौफ करो, अल्लाह को भी जवाब देना होगा। ये सारे इंसान है, मुसलमान है, बेचारे सारे पाकिस्तानी हैं। इतना जुल्म तो मेरे ख्याल से इस्राइली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं किया जिन्होंने किया। अब ये देखे मेरे अब बात क्या है, अब ये कह रहे हैं कि जी हमने मुज़ाकरात नहीं करने। प्राइम मिनिस्टर को देखे, वो कहते हैं ये दहशतगर्द है। ये तुम्हारी फस्तायत बोल रही है, ये तुम्हारा इंतकामी जहन बोल रहा है। जो तुम इमरान खान से लेना चाहते हो उसकी सजा पूरे पाकिस्तान को देना चाहते हो, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि इनके एटीट्यूड में चेंज की जरूरत है और रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। सियासी अप्रोच होनी चाहिए। ये जो रियासती दहशतगर्दी हुई है, इस पे मैं कहता हूँ कि ये बहुत जुल्म हुआ है।
इस तरह के मजालिम से ना अमन अमान कायम हो सकता है। फिर उसके बाद देखे कभी कहते हैं जी राज लगा रहे हैं, ये कोई उसकी रेवड़ियां जो ये बांट रहे हैं आराम से, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मैंडेट मिला हुआ है। आप जरा आंखें उठा के तो देखें, यहाँ पे आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, अब मेरा अगला सवाल इंतकामी सियासत करती है। अब मेरा अगला सवाल ले लें। और आवाज आ रही है? जो मुल्क के हालात है उसको देखते हुए आगे बढ़े। मुल्क के हालात ठीक नहीं है, न मईशत ठीक है, न लोगों की हालात जिंदगी ठीक है, लोग बेचारे रुल रहे हैं। शौकत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चाहिए इस चीज को। और हम चूंकि मैंने अपने ऊपर भी तनकीद की है कि अगर हम, इमरान खान ने कहा था कि संजरानी में जाके बैठ जाना, अगर हुकूमत वहां पे गए तो वहां भी चले जाना, इसका मतलब है कि इमरान खान के अंदर लचक थी, वो सियासत को समझता। यूसुफ जई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? इस बात पे अच्छा, टीम इनको दोबारा कनेक्ट कीजिएगा, मुझे लगता है उनका कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है और उनको मेरा आवाज़ नहीं आ रही है। मैं सवाल भी करना चाहती हूँ। यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और उनके मुताबिक उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात अब इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि अगर ये फैसला पार्टी का था कि डी टॉक पे जाना है। यूसुफ जई साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी जी, अब मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि आपका और पार्टी का फैसला था कि डी टॉक जाना है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी का लैक था या वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ, हुकूमत को क्या करना चाहिए था? वो तो एक तरफ अपनी जानिब ठीक है, आप अब क्या करेंगे? क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो अहम जो कह लें रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, मुस्ताफी हो रहे हैं, तो ये किसी भी तौर पे कहीं भी मैसेज क्लियर नहीं जा रहा। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, इस तरह नहीं है। पहले तो किसी को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो देखें इस्लाह होती रहती है और छोटा सा वर्कर हूँ, लेकिन मैंने तो वो बात की जो पार्टी के मफाद में है, जो मुल्क के मफाद में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी अपनी सोच थी कि हम अगर मुशावरत कर लेते और मुशावरत के साथ आगे बढ़ते और सीनियर लीडरशिप उस वक्त मौजूद होती, तो हमें डी चौक का जाना तो हमारा वो था, लेकिन उससे पहले ही हमारे मसाइल हल हो जाते। अगर क्योंकि हुकूमत की गलती देखें, उनके पास तो पॉलिटिकल विजन नहीं था ना, उन्होंने तो अटक में कंटेनर लगा दिए थे, पूरा पंजाब उन्होंने सील कर दिया था, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया था। तो जो प्रेशर हुकूमत के ऊपर था वो हमारे ऊपर तो नहीं था। हमें तो आराम से अटक में बैठ जाना चाहिए था और 2-3 दिन और इंतजार करना चाहिए था। 2-3 दिन बाद हुकूमत घुटने टेक देती। लेकिन जो जल्दी हुई है डी चौक जाने के लिए, जाना तो था हमने, लेकिन जो जल्दबाजी हुई है, मैंने बात की थी कि हमें अपनी हिकमत अमली के तहत चलना चाहिए था, जो सियासी तौर पर ठीक था। जाहिर है अब जो कुछ हुकूमत ने किया वो तो बात की बात है, तारीख रकम की है उन्होंने, जो जुल्म बर्बरियत किया, लेकिन हमें अपना एहतसाब करना है, क्योंकि हमने आगे भी एहतजाज सियासत करनी है, जदोजहद करनी है, स्ट्रगल करनी है इस हुकूमत के खिलाफ। तो उसके लिए आइंदा इस तरह की गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यूसुफ जई साहब, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। उनके मुताबिक जी डी चौक जाना पार्टी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, लेकिन उससे पहले जो कम्युनिकेशन ना हुई, जो स्ट्रैटेजी का एक लैक था, कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं था। और अभी इम्तियाज़ गुल साहब इस हवाले से कहते थे कि वहाँ पे उनकी मुख्तलिफ मुजाहिरीन से जब बात भी हुई तो उनके मुताबिक उनको कोई गाइड करने वाला वहाँ पे सीनियर क़यादत का जो कह लें वहाँ पे मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारा एपिसोड हुआ भी। और जाहिर है जब एक वोटर घर से निकला है किसी भी तहत, किसी भी कॉल के तहत, उसके रिप्रेजेंटेटिव उसके सामने होने चाहिए, उसको गाइड करने के लिए लोग होने चाहिए। दो कि अभी ये तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं काफ़ी हद तक ऑब्वियस हो रहे हैं और इस्तीफे आना कोई अच्छा साइन नहीं है। ये तो हो गई जी मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात। सुबह सुबह मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन इसके साथ साथ जी आपको पता है लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं लोगों के लिए भी। और पंजाबी जो कॉन्फ्रेंस है, 3 रोज़ा आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस, वो ख़त्म हुई है, लेकिन उनके गेस्ट चूँकि हमारे स्टूडियोज़ में भी आते रहे, तो हमने सोचा कि इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी लिया था। क्या एक्टिविटीज़ थी ओवरऑल इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं।
ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਨੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੜੌਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਂਗ ਕੱਖਾਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੇ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਨ ਦੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਖਾਲਦੀ ਮੜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਟੋਰ पंजाबन दी बल्ले बल्ले। लाहौर के दिल में मुनक्किद होने वाली शानदार पंजाबी कॉन्फ्रेंस ने लोगों के दिल जीत लिए। भारत और पाकिस्तान दोनों जानिब से लोगों ने भरपूर शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस पंजाबी जुबान की अहमियत को उजागर करने और दोनों ममालिक के सकाफती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुनक्किद की गई थी। कॉन्फ्रेंस में मौजूद मुख्तलिफ स्टॉल्स जैसे रिवायती खाने, सकाफती लिबास और मुनफरिद अशिया की दुकानों ने इस तकरीब को मजीद दिलचस्प बनाया। इस कॉन्फ्रेंस की रौनक को दोबाला करने के लिए कई मशहूर शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें भारत और पाकिस्तान के मारूफ फनकार और दानिशवर शामिल थे। हम आपको सुनाते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल मशहूर लोगों ने इस बारे में क्या कहा। बेटा कॉन्फ्रेंस जो हो रही करा रहे हैं, पाकिस्तानी भी करा रहे हैं, इंडिया भी आ रहा है, अमेरिका चों आ रहे हैं करा रहे हैं, मैनू बहुत अच्छा लग्या है। मैं ये दुआ करना अल्लाह सब नूं ये तौफीक देवे ते अल्लाह ये करांदे रहन ते फनकार भी आउंदे रहन ते मीटिंगां आउंदियां रहन ते अल्लाह ते रल ते इन्हां नूं बाण दी तौफीक अता करे। सब दी मुहब्बत ते खलूस ते प्यार है, सब गल है प्यार दी। मुहब्बत होवेगी सब कुछ वधेगा, मुहब्बत नहीं होवेगी तो शिरक वधेगा। बस मैं तो ये चाहना कि अल्लाह इन्हां नूं तौफीकां देवे, अल्लाह इन्हां नूं मुहब्बतां देवे ते अल्लाह इन्हां नूं प्यार करन दी तौफीक अता फरमावे। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हरमन थिंद है ते किते वजों मैं एक जर्नलिस्ट हाँ, एक पत्रकार हाँ, पंजाबी पत्रकार हाँ। ते सब तो वड्डी चीज़ यह है भी असीं जमदियां ने गल सुनी है भी जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया नहीं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੰਮਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਠਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਆਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ करना चाहिए, अपनी माँ बोली ते सानू फख्र करना चाहिए। यहाँ सुहेल वड़ैच साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने पंजाबी जुबान के फरोग की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पंजाबी हमारी सकाफत का दिल है और हमें इसे अपनी आने वाली नस्लों तक पहुँचाना है। इस दफा जो सेंसस होया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ टीवी ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। इसके अलावा दीगर मेहमानों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। पंजाबी दुनिया की शायद ही वाहिद जुबान है जिहड़ी कदी भी ना दरबार दे नाल जुड़ी है, ना रियासत दे नाल जुड़ी है, ना सरकार दे नाल जुड़ी है, पर अजे भी मरी नहीं। कोई बोली रियासती पैटर्नेज तो बगैर इन्ना अरसा जी नहीं सकती। गल ये सी कि असी पंजाबी जिहड़े आ, मैं दुरुपयोग तो नहीं कहना पर असी सदउपयोग नहीं कर रहे सोशल मीडिया का।
ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पर ਅਸੀਂ पढ़ने की प्रवृत्ति तो बहुत टूटते हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। पंजाबी जुबान को जिंदा रखना हमारे इत्तेहाद की निशानी है। चढ़दा भी साडा लैंदा भी साडा सांझा साडा पंजाब ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਚਾਂਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਦਬ ਦੇ ਫਰੋਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ। Well, I'm a global citizen. I believe in a global citizenship and I believe ਕਿ there is a potential ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸੀ 13 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, 4 ਕਰੋੜ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। A lot better can be done to bring two nations together. ये कॉन्फ्रेंस साबित करती है कि ज़बान और सकाफत के जरिए दिलों को जोड़ा जा सकता है और ये भी यकीन दिलाती है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हमारे अदब और हमारी सकाफत के लिए कितना जरूरी है। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਦੱਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਸਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਸਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਸਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। वैसे मैं हर चीज़ से बिल्कुल अपडेटेड नहीं थी, लेकिन आज सुबह मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ को कैचअप कर लूँ कि क्या क्या चल रहा है। और आज की जो होने वाली बोर्ड मीटिंग है इसके हवाले से भी, और एक और ख़बर अभी मेरी टीम ने मेरे साथ शेयर की तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए जी कि ECB ने अपने खिलाड़ियों को फ्रेंचाइज लीग में हिस्सा लेने से रोक दिया है, ऐसा बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं जी। इंग्लिश डोमेस्टिक सीजन के दौरान कोई भी खिलाड़ी किसी भी लीग में क्रिकेट उसको खेलने की इजाज़त नहीं होगी और ECB के फैसले से अगले साल जो अप्रैल में होने वाली PSL है वो भी मुतासर हो सकती है। सो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ शाकिर अब्बासी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग शाकिर साहब। सबसे पहले तो पाकिस्तान की इस जीत के हवाले से, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने वनडे सीरीज़ में जो सीरीज़ जीती है, मैं चाहूँगी आप पाकिस्तानी टीम की ओवरऑल एक जो परफॉर्मेंस है उसकी पिक्चर खींचे हमारे सामने। देखिए, ये जिम्बाब्वे के साथ सीरीज हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा था और ये बड़े क्रूशियल टाइम पे हो रही थी। हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर उसके बाद हम साउथ अफ्रीका खेलने जा रहे थे। उस दरमियान में जो विंडो बची थी उसमें ये सीरीज़ थी और इसी सीरीज़ को ज़ाहिर है जिम्बाब्वे जैसी टीम को कोई पाकिस्तान जैसी जो ए रेटेड टीम है ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और शायद हम 5 साल बाद पहली बार बाबर आजम के खिलाफ बगैर किसी वनडे सीरीज में जो है वो पाकिस्तान टीम गई थी। बाबर नहीं थे, शाहीन नहीं थे, नसीम नहीं थे। तो इस पोजीशन में मैं इस कामयाबी को खैर मकदम ही करूँगा, लेकिन हमें 3-0 जाना चाहिए था। पहले मैच में हम पता नहीं किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरे और जिस तरह जिम्बाब्वे ने हमें पहले मैच में जो बारिश से मुतासर हुआ उसमें हराया तो लग ये रहा था कि शायद पाकिस्तान को बड़ा डंट पड़ा है। लेकिन जिस तरह से ऑन टूर मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया नए गेम प्लान के साथ और उस गेम प्लान के साथ वापस आए जो जिम्बाब्वे की ज़रूरत है। क्योंकि पहले मैच में मैं भी कहता हूं कि पाकिस्तान क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आया था तो
वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला गेम प्लान था वो जो है वो जिम्बाब्वे की विकेट्स पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। शॉर्ट पिच विकेट्स, बॉल कराएगी, फास्ट बॉलर के जरिए जो है वो जो कंटेन करने की कोशिश की जिम्बाब्वे को। डिफरेंट बॉल गेम थी। जो पर्थ और गाबा की विकेट्स हैं, जो उनका किसी तरह से मुवाजना बांग्लादेश जिम्बाब्वे की विकेट के साथ नहीं था, तो रिजल्ट हमारे खिलाफ है। उसके बाद होश के नाखून लिए, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात थी कि देर आए दुरुस्त आए करके हमें अपनी स्पिन स्ट्रेंथ पे जाना पड़ा और वहाँ जाकर हमने जिम्बाब्वे को फिर फंसाया। और पहले दूसरे मैच में हम 10 विकेटों से, कल हम लगभग 100 रन से जीते हैं। तो ये अच्छी फतह है, अच्छी तैयारी उस सेंस में ज़रूर हो सकती है कि हम जो है वो साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसकी होम सीरीज में खेलने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें मेन प्लेयर दोबारा से बाबर आजम, शाहीन, नसीम भी ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारी स्ट्रेंथ फिर से बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस तरह की सीरीज हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दीगर बोर्ड भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ और नए टैलेंट को आजमाने के लिए यूज़ करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह कामरान गुलाम ने, जिस तरह फैसल ने, हमने इब्रार को मौका दिया, इन सब ने प्रूव किया है। और ख़ास जो सबसे अच्छी बात यह है कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जो हमारी ओपनिंग जोड़ी थी, हमने टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज उनको दी, लेकिन उस तरह से अपने रिदम गेन नहीं कर पा रहे थे। इस सीरीज में कम से कम उन्होंने भी जिम्मेदारी का एहसास किया। और अच्छा शाकिर साहब, अभी आपने कहा कि ये कोई 5 सालों में पहली सीरीज है जो बाबर आजम के बगैर हमने खेली है, वनडे सीरीज। और एज यू सेड कि जाहिर है हम हमेशा से रिलाय करते हैं अपने स्टार प्लेयर्स के ऊपर, और उसकी वजह से हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ हो या दीगर प्लेयर्स हो, उनको उस तरह से चांस भी नहीं मिल पाता है। दो कि इट्स नॉट कि कोई किसी की जगह ले रहा है, इट्स लाइक कि हम डिपेंड करते हैं चंद प्लेयर्स के ऊपर। डू यू थिंक कि इस तरह की सीरीज के अंदर जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है या हमारे इस तरह के प्लेयर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, और स्टार प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट दिया जाए ताकि वो बड़े इवेंट्स के लिए उनको तैयारी का मौका मिले, और इस तरह से हमारे पास एक अच्छा जो कह लेना सेटअप बिल्ड हो कि हमारे पास बैकअप पे भी उतने ही प्लेयर्स मौजूद हो? देखिए रमला, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि माजी करीब में जब बाबर आजम की कैप्टनसी में टीम खेल रही थी तो हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी, या जो भी कमजोर टीमें थी उनके खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ हम जाते रहे। मुझे लगा कि कभी, जैसा मैंने कहा कि 5 साल बाद हम बाबर आजम के बगैर कोई सीरीज खेल रहे थे, तो हमें अपने नए लड़कों को मौका ही नहीं दिया, हमने अपनी वो बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत ही नहीं किया। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, कोई मैन प्लेयर इंजर्ड हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो हमारे पास बेंच पे हमने देखा तो हमें कुछ खास नज़र नहीं आया जो उसको जो है वो रिप्लेस कर सके। लेकिन बाबर आजम को रिप्लेसमेंट हम लेके आए कामरान गुलाम की सूरत में। कामरान गुलाम एक ऐसा प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक में टन्स ऑफ रन्स किए हैं, उसके पास डोमेस्टिक का बहुत एक्सपीरियंस है। वो परफॉर्म करके रन्स बनाकर बार बार नॉक करता रहा सिलेक्शन कमेटी के दरवाजे पर कि मुझे मौका दो। फिर हमने उसे पहले होम सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में मौका दिया, उसने पहले ही टेस्ट में सेंचुरी की। अभी यहाँ पर गो कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स, कोई ऑस्ट्रेलिया का दौरा किसी भी टीम के लिए, कभी भी पाकिस्तान के सुपरस्टार्स के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए आपको अर्ली इन द कैरियर अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर मिल जाए तो मुश्किल होता है। लेकिन ये खुशकिस्मती है नए लड़कों की, खासकर कामरान गुलाम की, तो उनको बिल्कुल अपने अर्ली इन द कैरियर ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अब जिम्बाब्वे का भी टूर मिला, जहां आपको निस्बतन कमज़ोर हरीफ के सामने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और वहां आप अपने टैलेंट को निखारते भी हैं। आप एक अच्छी इनिंग्स खेल के एक अच्छी स्टेटमेंट देते हैं, जिससे आपको खुद बड़ा अच्छा एतमाद आता है। साथ साथ जो सिलेक्शन कमेटी है, जो फैन आपको देख रहे होते हैं, उनको भी तसल्ली होती है कि हमने एक राइट पर्सन को जो है वो इस स्पॉट के लिए चूज़ किया। तो जब बाबर आजम जैसे प्लेयर को आप रिप्लेस कर रहे होते हैं और उसकी एब्सेंस में जिस तरह की बैटिंग पर जो है वो प्रेशर पड़ता है, उस सारी सूरत में हमारे लड़कों ने, कामरान ने, ओपनर्स ने बड़ी जिम्मेदारी का एहसास किया। और मैं बस यहाँ पर एक बात जिसकी कमी मैं फील कर रहा हूँ वो ये है कि हमने जो है वो आगा को बहुत जल्दी वाइस कैप्टन बना दिया, और वो के अभी जुमा 8 दिन ही हुआ उसको टीम में आए, 1-2 इनिंग्स उसकी अच्छी है टेस्ट में टेलेंडर के साथ, लेकिन इतना वो प्रोमिसिंग क्रिकेटर नहीं था कि हम उसको इतनी जल्दी जो है वो वाइस कैप्टन बना देते। अब अगर उसे बना दिया गया तो उससे मैं समझता हूँ जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए उसकी तरफ से। वो जिम्मेदारी, वो कोई ऐसा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इन तीनों मैचों में नहीं नजर आई, क्योंकि आगे जाकर हम मुश्किल सीरीज खेल रहे हैं, तो वहाँ पर उसको अपने जो मिडिल ऑर्डर में अपनी जिम्मेदारी, अपना रोल का एहसास करते हुए, अपनी वाइस कैप्टनसी का एहसास करते हुए परफॉर्म करना होगा, क्योंकि अफ्रीका की टीम साउथ अफ्रीका के अंदर
वो टफ हरीफ होगा बहुत हमारे टफ लिए। होने होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है शाकिर साहब, ये अभी तक मौमा हल नहीं हो पा रहा है और आज चूंकि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग भी है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस, जिसपे इंडिया की इंक्लूजन के बगैर या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, जिसपे इंडियन मीडिया काफ़ी अरसे से प्रोपेगेट भी कर रहा है जी कि हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएं या वेन्यू चेंज कर लें। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो पीसीबी का स्टांस है, जिसपे मोहसिन नकवी साहब ने कहा भी है कि हम जख्म सह लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये स्टांस भी आप इस हवाले से क्या समझते हैं? और जो आज बोर्ड मीटिंग है, क्या ऑप्शंस ज़ेरे गौर है? अगर आईसीसी इस हवाले से कोई भी स्टेप उठाता है तो पीसीबी, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं जी, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी? देखिए रमला, डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमें कम से कम 3 दहाइयों के बाद आईसीसी का कोई इवेंट मिला था और उस पर भी एंड पर आकर इस तरह से भारत ने गन डाल दिया। और सारी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जब इस इवेंट की मेज़बानी दी गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के हक में भारत ने भी वोट दिया था। पाकिस्तान में किसी किस्म के कोई इस तरह के क्राइसिस नहीं है। दुनिया की तमाम टीम्स भारत के अलावा पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं। बड़ी तसल्ली में वो पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा से बड़ा सिक्योरिटी लिहाज से, फैंस की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, क्रिकेटिंग कंडीशन के हवाले से बेहतरीन करार दिया। तो सारे सूरत में हमने अरबों रुपये अपने स्टेडियम से ऑपरेशन पर लगा दिए। जब एक इवेंट आपको एलोकेट हो जाता है तो उसके बाद इस तरह की इम्बिग्विटी, इस तरह का तजब्जुब उसमें रहना नहीं चाहिए। लेकिन भारत क्योंकि हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई उसमें गेम करने में लगा रहता है और इस बार वो माजी की निस्बत इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो 1 दिसंबर से जो चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी भी बन गए हैं। वो इस सारी सूरत में मैं समझता हूँ कि अगर इस जो बोर्ड मीटिंग के अंदर वोटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर आकर पाकिस्तान निस्बतन भारत के मुकाबले में कमज़ोर हो जाता है 2 बातों पर। एक बात यह है कि हमारा हरीफ बहुत तगड़ा है, तो माने या ना माने भारत 70-80% रेवेन्यू देता है आईसीसी को। वो सबसे बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, उसका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जब आप ये वोटिंग का मामला ऐसे है जैसे एक इलेक्शन होने जा रहा है आज, और इलेक्शन से पहले आपको कैंपेन करनी होती है। मोहसिन नकवी साहब पिछले 5-6 दिन से धरने वालों को निमट रहे थे। वो इसके बजाय अगर वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, बाकी जो क्रिकेट बोर्ड है 12 मेंबर है और 15 लोगों को वोट करना है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी लॉबिंग की, जो अपनी इलेक्शन कैंपेन की, इस इलेक्शन को जीतने के लिए जो आज आईसीसी बोर्ड में अगर वोटिंग की तरफ बात चली जाती है तो भारत हमें तगड़ा लगता है। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ये रह गया कि हमें अपने चांस से, अगर हमसे टूर्नामेंट जाता भी है तो मैं बीइंग अ क्रिकेट फैन में ये क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है कि हमसे ये टूर्नामेंट चला जाए। लेकिन अगर जिस तरह मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें इज्जत बचानी है, जख्म सह लेंगे, तो मैं इस अप्रोच के भी साथ हूँ कि आखिर कब तक हमें हर जगह भारत के सामने उसकी जो आप कह लें उसकी साजिशों के सामने जो लेट जाना है। कहीं तो हमें खड़ा होना है। चैंपियन ट्रॉफी यकीनन पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा इवेंट है क्रिकेट के लिए, लेकिन अगर हमें इसके लिए अपनी गैरत और इज्जत और जो कौमी हमीयत है, नेशनल इंटेग्रिटी है, इसको कुर्बान करने के बजाय हम जख्म खा लें और अड़ जाएं कि हमने तमाम टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही खेलना है, भारत आता है तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं आता तो हमारे पास श्रीलंका का ऑप्शन मौजूद है। इसलिए हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग लेकिन अभी तक हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए शाकिर कि हम अभी तक देख रहे हैं कि चाहे वो पीसीबी का स्टांस है इस हवाले से बड़ा क्लियर है और किसी भी दूसरी ऑप्शन के ऊपर गौर नहीं किया गया, क्योंकि एशिया कप जब हुआ था तो उस वक्त हम गए थे खेलने के लिए और पाकिस्तान ने अगर इस तरह से जो कह खुले दिल का मुजाहरा किया है तो मेरे ख्याल से इंडिया को भी सियासत बीच में नहीं लानी चाहिए और ये क्रिकेट है, इसको क्रिकेट ही रहने देना चाहिए। दो कि हमने पहले माजी में देखा है कि हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ गए भी हैं, लेकिन इस बार अगर हमने स्टांस अपनाया है तो वी शुड अप्रिशिएट पीसीबी अबाउट इट, राइट? बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये स्टांस बातों की हद तक नहीं, इससे पहले सिर्फ बातें हुई हैं। आज के इजलास में अमलन हमने देखना है कि क्या हम अपने स्टांस पे खड़े हैं या नहीं खड़े, क्योंकि जो 2 दिन पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसमें अल्फाज का चुनाव माजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के निस्बत डिफरेंट था। उनकी उस बातों से लग रहा था कहीं सबकॉन्शियस में पाकिस्तान कहीं ना कहीं शायद हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने की तरफ चला जाए, क्योंकि उसके बदले हमें अच्छा रेवेन्यू का ऑफर हो रहा है, हमें अच्छे पैसों की ऑफर हो रही है। इस सारी सूरत में अब देखना यह है कि हमें, जब उन्होंने कहा कि हम इज्जत बचा के निकलेंगे, विन विन सिचुएशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो अब उनकी विन विन सिचुएशन उनके माइंड में क्या है वो आज वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन जो मुझे कंसर्न है, जो मुझे खदशा है, वो ये है कि बतौर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वो लॉबिंग नहीं की, वो
5 दिन जो पिछले थे, जब भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी में था, हम इधर जो है वो वज़ीर दाखिला बने रहे, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं बने, वो दुनिया के दीगर बोर्ड्स को अपने हक में मतलब कायल कर पाए या नहीं पाए, वो आज की मीटिंग में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन ये कमियां मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा वो फुल टाइम जॉब है, वो उसे पार्ट टाइम जॉब के तौर पर ना लिया जाएगा। क्रिकेट पाकिस्तान में स्पोर्ट्स नहीं है, क्रिकेट जो है वो कौम की दिल के साथ बहुत करीब है, वो जुड़ी हुई है। एक ऐसी पोस्ट के लिए आपको डेजिग्नेटेड डेडिकेटेड फुल टाइम जॉब जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चाहिए, जो क्रिकेट के मामलात को देखे। मोहसिन नकवी की जो काबिलियत है एज एडमिनिस्ट्रेटर में, उसका कायल उन्होंने बड़ा अच्छा आके चीज़ों को मैनेज किया, ठीक किया। टीम के अंदर जो एक ग्रुप बंदी थी उसको ख़त्म किया, प्लेयर पावर को जो है वो तोड़ा, एक नई टीम एक नए कैप्टन के साथ खड़ी की। इसी वजह से हम 20-22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा के आए। लेकिन भारत के साथ जहाँ मुकाबला करना होगा, वहाँ हमें एक फुल टाइम बड़ा पावरफुल क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चाहिए, जो मुश्किल हालात में दुनिया के दीगर बोर्ड के साथ एंगेज करके उनके हक में लॉबिंग कर सके। इस वोटिंग में हमारी तैयारी मुझे नहीं लग रही। अगर बात वोटिंग तक चली गई तो भारत हमें कोई सरप्राइज दे सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जाहिर है आप एज यू सेड के इंडियन क्रिकेट टीम या BCCI की जो लॉबिंग है वो बड़ी स्ट्रांग है, और हमने माजी में देखा है कि वो जाहिर है कि एक बड़ा रेवेन्यू मिलता है, और यहाँ पर इस क्रिकेट की दुनिया में पैसा ही बोलता है, और वो हमें नज़र भी आता है। अच्छा, अभी हमने लेटेस्ट को ये मेरी इस आपके सेगमेंट से पहले ही हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने लीग पर जो पाकिस्तानी अपने खिलाड़ी हैं, जब क्योंकि हमारा PSL भी आ रहा है जिसमें इंग्लैंड के प्लेयर्स जो आते हैं वो खेलते भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी जब तक डोमेस्टिक सीजन चलेगा कोई भी जो उनका प्लेयर है वो लीग नहीं खेलेगा। देखिए, मैं ठीक है हमारे इवेंट को शायद उससे प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर मैं क्रिकेट बोर्ड के फैसले को देखूं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के, तो यही फैसला हर बोर्ड को करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आपकी प्रायोरिटी आपकी नेशनल सर्विस है। ये जो क्रिकेट के अंदर लीग की सूरत में पैसा बहुत आ गया है, भारत का भी अब कुछ देख रहे हैं, कुछ अरसे से उनकी नेशनल टीम की जो तनज़्ज़ुली हो गई थी वो ये थी कि उनके प्लेयर्स ने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के बजाय IPL को रिप्रेजेंटेशन को जो है वो फोकियत देना शुरू की, क्योंकि IPL से पैसा ज़्यादा मिलता था। उसकी वजह से उनकी जो नेशनल क्रिकेट टीम की जो एक कारकर्दगी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई। यही पोजीशन अब बाकी बोर्ड भी देख रहे हैं कि वो अपने प्लेयर्स को पैसे के पीछे भगाएं, या अपनी टीम जो उनकी मेन सर्विस है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ उनको रोका जाए। तो पाकिस्तान के अंदर भी हमने अपने प्लेयर्स को जिस तरह रोका, हम साल में जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनको सिर्फ 2 लीग्स अलाउ करते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला उनकी अपनी क्रिकेट के लिए इसलिए अच्छा है कि अगर सारे प्लेयर उनके दुनिया भर में हर वक्त पूरा साल लीग्स हो रही होती हैं, तो फोकस अगर लीग्स पे चला जाएगा तो उनकी अपनी जो नेशनल क्रिकेट, क्योंकि नेशनल गेम है उनका क्रिकेट, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और ये फैसला इस लिहाज से उनके लिए अच्छा है कि कम से कम जो प्लेयर है वो अपनी, और आपने सही कहा कि मुझे लगता है कि तमाम बोर्ड्स को इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी तरतीब देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने भी देखा है कि माजी के अंदर हमारे प्लेयर्स भी बहुत सारे लीग को प्रेफर करते हैं, ना कि वो अपनी टीम के लिए या अपने मुल्क के लिए खेलें। एंड इट शुड बी लाइक अ प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी या पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये किया है तो ज़ाहिर उन्होंने अपने प्लेयर्स के लिए और अपनी क्रिकेट के लिए किया। थैंक यू वेरी मच शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर अब्बासी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। जी, आज जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान जो सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है। आज ICC की बोर्ड मीटिंग है, इसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या सूरत हाल बनती है और ये मुअम्मा कैसे हल होता है। और उसके साथ साथ जो अभी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, अब आपकी मुलाकात हम फार्मेसी के एक स्टूडेंट से कराएंगे। जामे कराची के एक तालिब इल्म हैं जिन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। दुनिया का सबसे छोटा रिचार्जेबल नेबुलाइज़र तैयार किया है। जो ये नेबुलाइज़र है ख़ास तौर पर जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, जो आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। नॉर्मली आपको पता है कि जब नेबुलाइज आप इवन बच्चों को भी कर रहे होते हैं, नेबुलाइजर्स होते हैं, उनका जो हुजूम होता है वो बड़ा बड़ा होता है और साइज़ वो आपका कैरी करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो है बड़ा हैंडी किस्म का नेबुलाइज़र है और
फार्मेसी का जो शोबा फार्मेसी के ये तालिब इल्म हैं अब्दुल रहमान, जिन्होंने इस नेबुलाइज़र को तैयार करके जो तिब्बी मैदान है इसमें एक नई इनोवेशन भी की है। ये कैसे काम करता है, रिचार्जेबल है, इस हवाले से इनके इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम ज़रा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अब्दुल रहमान, हमें पहले तो अपने ज़बरदस्त कारनामे के हवाले से बताएं। आप चूँकि स्टूडेंट भी हैं और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसका आइडिया कैसे आया और इतना हैंडी नेबुलाइज़र जो आपने इनोवेट किया है। जी, असल में काफ़ी अरसे से मेरी दादी जो थी वो एक एस्थमेटिक पेशेंट थी, तो हम लोग काफ़ी अरसे से मैं काफ़ी अरसे से इसके किसी सोल्यूशन की तरफ जा रहा था कि मैं किसी ऐसी चीज़ की तरफ जाऊं कि जो क्या कहते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट ना हो और क्या कहते और इसको कैरी करना आसान हो। इस सिचुएशन के अंदर जब मैंने बनाना शुरू किया, फिर मैंने अपने लिए एक चैलेंज रखा कि मैं इसको क्यों ना दुनिया में सबसे छोटा बना दूं ताकि कोई पॉकेट के अंदर आ सके। ग्लोबली कोई भी सोल्यूशन ऐसा मौजूद नहीं था जो पॉकेट के अंदर आ रहा था। तो इस सिचुएशन में हमने 1-1 मिलीमीटर की प्रिसीजन के साथ इसकी डिजाइनिंग की कि कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा ना छोड़ा जाए कि जिसकी वजह से ये पॉकेट में ना आ सके। हमने इसको कहते हैं लेस देन 1 इंच के डायमीटर पे प्रिपेयर किया ताकि ये आपके उसमें आ सके, पॉकेट के अंदर आ सके। ठीक है, प्लीज़ ये फुल स्क्रीन कट करें और मैं चाहूँगी अब्दुल रहमान आप इसको थोड़ा सा हमारे देखने वालों को दिखाएं भी कि कैसे काम करता है और ये रिचार्जेबल है, इसको चार्ज कितनी इसकी बैटरी लाइफ है, थोड़े से इसके फीचर्स के हवाले से भी बताएं। बिल्कुल, अगर आप इसको देखेंगे तो पहली बात तो ये हमने दिखाया कि फोन से भी हाफ साइज में अवेलेबल है। और दूसरी बात ये कि रिचार्जेबल है या कन्वेंशनल मोबाइल के चार्जर से ही चार्ज हो जाता है। मैं इसको सेपरेट चार्जिंग सिस्टम नहीं दिया ताकि ये आसानी से आप अपने कन्वेंशनल चार्जर से चार्ज कर सके। इसका लिक्विड कंपार्टमेंट है, आपने सिर्फ इसमें लिक्विड इंस्टॉल करना है, अपनी मेडिसिन इंस्टॉल करनी है और सिंगल बटन प्रेस से ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको सिर्फ सिंगल बटन प्रेस किया और आपके पास एडवाइजेशन स्टार्ट कर देगा। इसके बाद कोई प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप इसको मास्क के साथ यूज करना चाहते हैं, अब इसको मास्क के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल मास्क का कंपैटिबल है, इसके बाद अपना एक मास्क आएगा जो उसके पास स्लीव की तरह रहेगा, इसकी वजह से आपको एक सेपरेट मास्क कैरी नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब्दुल रहमान ये प्रोटोटाइप है और आप इसको मजीद जो के लिए इसमें मॉडिफिकेशन करने का कोई प्लान रखते हैं? इसमें थोड़ी बहुत छोटी बड़ी मॉडिफिकेशंस बाकी हैं, लेकिन जनरली क्या कहते हैं इसकी ऑलमोस्ट क्या कहते हैं प्रोडक्शन रेडी पीस है। हम इसकी प्रोडक्शन लाइनअप के ही ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त। इंशाल्लाह प्रोडक्शन लाइनअप कंप्लीट करते ही मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तो अब्दुल रहमान मुझे बताइए इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, ये कितनी देर चार्जिंग पे चलेगा? ये सिंगल चार्ज आपको 15 से 20 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। 35 मिनट्स से 40 मिनट्स तक का बैटरी आउटपुट दे रहा है, जो कि 2 दिन की एडमिनिस्ट्रेशन जनरली कवर कर लेता है आराम से। ठीक हो गया। तो दूसरी बात ये जी बताइएगा। इसका कोई साउंड नहीं है, जो बड़ी मशीनों के साउंड से डर रहे होते हैं, इसका कोई साउंड नहीं है, कोई साउंड इफेक्ट नहीं। जब आप इसको लें, आप देखेंगे अगर इसको प्रेस करेंगे ये बिल्कुल साउंडलेस ऑन हो जाता है, इसकी वजह से बच्चे से डरते नहीं है, बच्चे आराम से यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली नॉर्मली बच्चों को जब नेबुलाइज करना होता है तो बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि वो जो जिस मशीन से करते हैं उसकी आवाज़ साउंड बहुत ज़्यादा होती है। तो अब्दुल रहमान मुझे बताया आपने यूनिवर्सिटी में किया है, तो आगे आप इसका फर्दर आपने जैसे कहा कि इसकी प्रोडक्शन साइट पे आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपने किसी कंपनी किसी प्राइवेट जो कह रहे हैं कंपनी के साथ कोई बात की है या किस तरह से आप इस पर प्लान कर रहे हैं? हम अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई मैन्युफैक्चरर्स अगर मिलते हैं तो ठीक, क्योंकि अभी तक हमें कोई प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहते हैं अवेल नहीं हुई है, इसलिए हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप के ऊपर काम कर रहे हैं। हम एक पूरी लाइनअप के खुद मशीन तमाम इक्विपमेंट से लेकर सारी चीजें खुद मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं ताकि हम एक नया प्रोडक्शन यूनिट लगा सकें। अभी तक खुद से लगा रहे हैं, अगर कोई हमें प्रोडक्शन यूनिट मिलता है तो मिलकर करना चाहिए। ठीक हो गया। चलें हम दुआ करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म से कहते भी हैं कि आपने ये बड़ी अच्छी इनोवेशन की है। ज़ाहिर है ये बड़ा हैंडी नेबुलाइज़र है और बहुत सारी चूँकि हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर इनोवेशंस की हमें आए रोज़ ज़रूरत होती है और आप जैसे स्टूडेंट्स अगर काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी स्टडीज़ के बैकग्राउंड के हवाले से भी बताएँ कि ये सारे प्रोजेक्ट में यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहा, आपके ग्रुपमेट्स भी थे या आपने अकेले ये सारा प्रोजेक्ट तरतीब दिया? जी, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते रहे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। खासतौर पे डॉक्टर हारिस हैं हमारे फार्मेसी, डॉक्टर सना है, डॉक्टर फर्रुख है, मैम राबिया है, यानी इन सब ने हमारी काफ़ी हेल्प की। फिर मेरे गिर्द एक एक्सटेंसिव टीम है मेरी ना, मार्शियन इनोवेटर्स के नाम से, जो कि सिर्फ इस एक नहीं
मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और उसी प्लेटफॉर्म को हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए, ताकि पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स जो है उस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आए, और जितने लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं हम उनको अपने इक्विपमेंट्स, अपनी फैसिलिटीज के थ्रू और उनको क्या कहते हैं अपनी सोर्सेज के थ्रू गाइड करेंगे कि प्रोडक्ट किसी भी आइडिया को लेके प्रोडक्ट तक किस तरह कंप्लीट करना है। उन सबको मिलके हम कोशिश करेंगे कि तमाम आइडियाज को मार्केट तक लाने के लिए पॉसिबिलिटी क्रिएट किए जा सके, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तो तभी हम कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वरना इस सिचुएशन के अंदर हम ऑलरेडी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं अपना एक्सटर्नल कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसका हमारे पास बहुत बड़ा टोल पड़ रहा है हमारे टोटल जीडीपी के ऊपर। बिल्कुल, यू आर सो राइट कि अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे। अभी आपने अपनी टीम के हवाले से कहा कि आप दीगर प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, चूँकि आपने खुद भी कहा कि हमें प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यस, हमने अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोटोटाइप के अंदर है, वो एक सैनोट्रैक पिल डिस्पेंसर है। वो एक मेडिसिन डिस्पेंसिंग डिवाइस है जो कि अगर एक पेशेंट जो कि बेड रिडन होते हैं उनके साथ हमेशा किसी न किसी अटेंडेंट की जरूरत होती है, तो आप इसमें उनकी एक वीक की तमाम मेडिसिन डाल के देंगे। जैसे ही उनकी मेडिसिन का टाइम होगा वो अलार्म देगी पेशेंट को कि भाई आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। जो उनकी मेडिसिन का टाइम है वो उस स्लॉट के ऊपर जाकर रुक जाएगी कि आपने ये सारी मेडिकेशन निकालनी है और यूज कर लेनी है। अगर इनकेस पेशेंट अलार्म देने के ऊपर आके मशीन में बटन प्रेस नहीं करता, मशीन पर एक्टिवेट नहीं करता है डोज एडमिनिस्टर करने के लिए, उस सिचुएशन के अंदर मशीन जो है पेशेंट के अटेंडेंट को एक कहते हैं नोटिफिकेशन भेज देगी कि आपके जो पेशेंट है वो डोज मिस कर रहे हैं, पेशेंट डोज नहीं ले रहा। इस सिचुएशन में उसको क्या कहते हैं रिलीफ मिल रहा है। और जब हमारे पास अटेंडेंट अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को नहीं ले रहा तो अटेंडेंट को नोटिफाई भी करवाया जा रहा है कि आप आइए और अपने पेशेंट की केयर कंटिन्यू करें, ताकि वो अपने प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन ले सके। क्योंकि मेडिकेशन डोज एडियरेंस जो है इस वक्त बहुत जरूरी है। डोज अगर मिस हो रही होती है तो पेशेंट को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर वो पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया कि आप लाए तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम के अंदर। और ज़ाहिर है आपका ये जो प्रोडक्ट है जिसमें आपने इनोवेशन की है, हैंडी नेबुलाइज़र है, रिचार्जेबल है, इसके हवाले से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बताया भी और इनके मुताबिक कोई प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, ये बिल्कुल रेडी टू मेक है। अगर आप इसको मज़ीद बड़े पैमाने के ऊपर एज हॉस्पिटल्स के अंदर या मेडिकल सेंटर्स के अंदर यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो वाई नॉट। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नॉर्मली लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, नॉर्मली बच्चों को जब चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो उनको नेबुलाइज कराने के लिए जाना पड़ता है या घर में भी करते हैं, तो वो भी बड़ा एक डिफ़िकल्ट मरहला होता है। सो इस हवाले से अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको एक बार फिर से खुशामदीद जनाब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम आपको एक एग्जीबिशन के हवाले से बताएंगे। और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जानिब से जी शाकिर अली म्यूज़ियम में 5 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो हैं उनकी आर्ट की नुमाइश की जा रही है। वो आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, उनकी आर्ट वर्क कैसा है, इस हवाले से आप ये रिपोर्ट देखें। मैं आपसे मिलूँगी अब मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स शाकिर अली म्यूजियम लाहौर में सेल्फ बॉन्ड के उन्वान से 5 रोज़ा पेंटिंग नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 3 बासलाहियत फनकारों मरीम अदरीस सिंधु, राफिया अरशद और आलिया दुर्रानी के 40 तख्लीकी फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। नुमाइश के इफ्तिताही सेशन में मोतबर अशखास ने शिरकत की और रिबन काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश ने न सिर्फ लाहौर की आर्ट सोसाइटी को मुतासर किया, बल्कि उसके जरिए दीगर शहरों से भी आर्ट के शायकीन और तख्लीकी जहनों को मुतवज्जे किया। नुमाइश
में मौजूद मरियम अदरीस सिंधु के आर्ट वर्क रेजिलिएंट ब्लूम की बात की जाए तो उसका उन्वान मुश्किल हालात में खिलने वाला फूल है। ये एक ऐसा फूल है जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपनी खूबसूरती और ताकत को बरकरार रखता है। मरियम का फन इंसानी रूह की उस सलाहियत की अक्कासी करता है जो जिंदगी के चैलेंजेस के सामने उभरने, ढलने और खूबसूरती को तलाश करने का हौसला रखती है। मरियम कहती हैं, मेरी तख्लीकात में लचक सिर्फ बका का नाम नहीं बल्कि फलने, फूलने, इर्तका और जख्मों में पोशीदा खूबसूरती को दरियाफ्त करने का अमल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगा है। मैं जितनी सेटिस्फाई मेरी रूह हुई है ना काम करने के बाद और उसका डिस्प्ले करने के बाद और उसको बताने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद चीज़ों को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप अपनी रिसर्च में जो भी आपकी लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको आप किस तरह से कैप्चर करते हो। लाइक मैंने इस तरह से रियल एक स्टोरी को कैप्चर किया हुआ है इसके अंदर विजुअल्स पे, और पेंट के थ्रू मैंने उसको बिल्कुल डिफ़ाइन करके रख दिया है, और अपने स्ट्रोक्स के थ्रू उसमें इमोशंस हैं, उसमें फीलिंग्स हैं। उसमें आप देखेंगे कि मेरी जो स्टोरी है पूरी, जो रेजिलिएंट ब्लूम पे मैंने जो काम किया है, ये बेसिकली एक होप देती है इंसान को कि अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह गिर जाते हैं तो अपने आप को दोबारा ब्लूम करके कैसे निकल सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कैसे कर सकते हैं, अपने आप को रिहेबिलिटेट कैसे कर सकते हैं। दैट्स वाई ये मेरा सारे काम का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। और राफिया अरशद के आर्ट वर्क राइजिंग फ्रॉम विदन की बात की जाए तो ये पचीदा तख्लीकी तहरीर से शुरू होकर सिर्फ कमल के फूल पर मरकूज होता है जो नशोनुमा, पाकिज़गी और रूहानी तजदीद की अलामत है। इस पेंटिंग में वो जिंदगी की तब्दीली को जाहिर करती हैं कि किस तरह फन जिंदगी के चैलेंजेस को सादा और बामानी हसन में तब्दील कर सकता है, बल्कि इसी तरह जैसे कमल का फूल कीचड़ से उगता है और साफ सुथरा फूल बन जाता है। मेरा नाम राफिया अरशद है और मैंने MFA फाइन आर्ट्स किया हुआ है। मेरा बेसिकली जो हमारा आज का डिस्प्ले है वो सारा जो इसका पीछे कॉन्सेप्ट है, जो मेजर कॉन्सेप्ट है, वो मेरी एक टैग लाइन है, नो मड नो लोटस। उसी को मैं लेके, उसी थीम को लेके मैंने आगे चल रही हूँ, जिसको मैंने लाइफ के साथ रिलेट किया है कि हम लोग नो मड नो लोटस, मतलब कि एक मड के बगैर जब तक लोटस नहीं है तो हमारी जो लाइफ है विदाउट डिफ़िकल्टीज़ किस तरह से ब्लूम हो सकती है। सो उसी तरह से मैंने अपनी पेंटिंग्स को यहाँ पे शो किया है कि हमारी एक जो, अगर आपने स्टार्टिंग वर्क देखी तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट के साथ, कॉम्प्लेक्स राइटिंग कलर्स के साथ, वो सारा मैंने उसको करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो निकलता जा रहा है। फ्लावर जो है वो उस कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट में से निकलता जा रहा है, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो जो टेक्स्ट में है उसके बाद जो है ना वो इसमें मैंने जो यूज़ किया, टेक्स्ट यूज़ किया, बहुत नस्तालिक है। आहिस्ता आहिस्ता निकल के वो एक ब्लूम फ्लावर में इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी आ गई है। सो इसी चीज़ को मैंने दिखाया है अपनी पेंटिंग्स में, और यही मेरा थीम है। थैंक यू सर। आलिजा दुर्रानी की आर्ट वर्क कनेक्शन में उन्होंने अपने वालिद के साथ अपनी बेमिसाल ताल्लुक फन के जरिए जाहिर किया है। उन्होंने मिक्स मीडिया के साथ काम करने पर तवज्जो मरकूज की है और सब कुछ अपने वालिद की पैरवी में दस्ती तौर पर तैयार किया है, जो 1980 की दहाई के एक मारूफ आर्ट डायरेक्टर थे। आलिजा ने कहा कि अपने वालिद की पैरवी करते हुए मैं ऑटोमेटिक टूल्स की बजाय दस्ती काम को तरजीह देता हूँ और मुख्तलिफ मादियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करता हूँ। एक डिजाइनर वो होता है जो ख्यालात पैदा करता है, दस्ती तौर पर काम करता है और डिजाइन के उसूलों पर मेहनत से अमल करता है। जो मेरा काम है, मैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। ये एक ट्रिब्यूट है मेरे अब्बा को, जो ख़ुद एक पाकिस्तान के वेल नोन आर्टिस्ट थे और अब हयात नहीं है। सो ये जो मेरा तमाम काम है ये उसी पे है कि आपको पता है कि एक इंसान की फितरत होती है, जब कोई चीज़ उसके पास होती है तो उसको कदर नहीं होती, और जब वो उससे चली जाती है तो फिर उसको अंदाज़ा होता है, उसकी कदर होती है। तो वो वैल्यू जो मेरे अब्बा के जाने के बाद मुझे उनकी फ़ील हुई है, वो मुझे उससे पहले नहीं थी। मैं एक अजीब सा ऐसा इंसान था जो बिगड़ा हुआ, कहते हैं कि घर का बिगड़ा बच्चा मैं वो था। और जब से अब्बा का इंतकाल हुआ उसके बाद जो मैंने चीज़ें महसूस की ख़ुद में, और जो चीज़ें एक कनेक्शन मैंने उन अपने इर्द गिर्द चीज़ों में उनके साथ ढूंढा जो मुझे कनेक्ट करती थी मेरे अब्बा के साथ,
ये मेरा तमाम काम जो है उस पे है। नुमाइश में शरीक शुरका ने तीनों फनकारों के काम को सराहा और कहा कि इनका काम एक दूसरे से बढ़कर है। इनके काम ने न सिर्फ तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया है बल्कि हर आर्टिस्ट की इनफरादियत और मखसूस ज़ाविया नज़र को भी वाज़ेह किया है। बहुत अच्छा काम है और जो उनका कॉन्सेप्ट है फ्लावर्स के रिलेटेड तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। प्लस उधर जो काम है जो फादर और सन के रिलेटेड बॉन्ड उन्होंने दिखाया है, मतलब बहुत डीप मीनिंग है इन सारी चीज़ों का ना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए आर्टिस्ट जो होते हैं ना बेसिकली वो उन पॉइंट्स को या उन ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स को बड़े अच्छे से उजागर करता है जो आम इंसान वहाँ तक उसका माइंड नहीं पहुँच पाता। और रंगों के ज़रिए जिस तरह से लाइफ के डिफरेंट इम्पैक्ट्स को उनके पहलुओं को पॉजिटिवली को एक उजागर किया गया, दैट्स वेरी गुड। बड़ी अच्छी माशाल्लाह यहाँ पे इन आर्टिस्ट के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारा वर्षा है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आर्टिस्ट ने कैलीग्राफी के साथ प्ले किया हुआ है, तो कैलीग्राफी के साथ प्ले करना बहुत डिफ़िकल्ट है बट आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। कलर्स ऑफ लाइफ और डिफरेंट चीज़ों के साथ प्ले किया है और हर पेंटिंग जो है वो अपना एक स्टोरी जो डिस्क्राइब कर रही है। उन्होंने बहुत ही खुल के अपनी फीलिंग्स फूलों के थ्रू, अच्छे कलर्स के थ्रू, कहीं कैलीग्राफी के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश की है और बड़ा डिफरेंट काम है। आपको रोज़ रोज़ ऐसा काम नहीं मिलता है, मतलब यू फील कि हाँ दे मेकिंग एफर्ट और इंशाल्लाह अगर एफर्ट जारी रखेंगे तो दे कैन मेक अ मार्क। बहुत खूबसूरत काम लगाया है मरियम इदरीस ने और उससे भी खूबसूरत काम लगाया है आलिया ने और एलिजा ने। उन सब ने अपनी मेहनत के साथ एक ग्रुप शो यहाँ पर सेटअप किया है और बहुत अच्छा काम है। उसके काम का बेसिक जो कंसेप्ट है वो रोजेज़ हैं। शुरका ने शाकिर अली म्यूजियम की अहमियत पर भी रोशनी डाली और कहा कि शाकिर अली म्यूजियम की रिवायत है कि यह हमेशा फनकारों के आर्ट वर्क की तरवीज के लिए काम करता है और नए फनकारों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है जहां वो अपने फन को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। मैंने तीनों का आर्ट देखा, मरियम का भी मैंने देखा, अलीशा जो थे उनका देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा आर्ट। देखिए आर्ट को ना हमेशा प्रमोट करना चाहिए और ख़ास तौर पर मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा शाकिर अली साहब का। देखिए ज़िंदगी में सब दुनिया ने लोगों ने चले जाना है यहाँ से। अब देखिए ना वो जाने के बाद वो यहाँ पे ये डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग अपने फ़न पारे जो हैं वो दिखाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और मीडिया आता है, गपशप लगती है, जो आर्टिस्ट है वो प्रमोट होता है। आलिजा ने मुझे जितना अपना काम एक्सप्लेन किया है, ये एक आर्ट वर्क नहीं है सिर्फ, एक्चुअली एक आर्टिस्ट का काम नहीं है। इसके अंदर बहुत गहरी और बड़ी बॉन्डिंग भी है उसकी अपने फादर के साथ और बड़े गहरे एहसासात भी हैं जिसको उसने बहुत अनोखे अंदाज में एक्चुअली पेश किया है और वेरी प्रेज वर्दिंग एंड वेरी अमेजिंग वर्क, वेरी अमेजिंग वर्क। अगर हम अपने आर्टिस्ट को इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और वो अपना आर्ट जो है रिप्रेजेंट कर सकेंगे तो वो उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो म्यूज़ियम है इसने ये एक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है, इसको क्रेडिट जाता है और गवर्नमेंट को और डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आना चाहिए और इस तरह के प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट को मुहैया करना चाहिए ताकि वो अपना आर्ट एग्जिबिट कर सकें। इस नुमाइश का मकसद सिर्फ आर्ट को पेश करना नहीं था बल्कि उसके जरिए लोगों को जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत, उम्मीद और हौसला देने की कोशिश की गई। ये नुमाइश इस बात की अक्कासी करती है कि आर्ट न सिर्फ तफरीह का जरिया है बल्कि ये इंसानी एहसासात को भी सामने लाता है। शाकिर अली म्यूजियम के इस इक़दाम ने न सिर्फ फन की कदर कीमत को बढ़ाया बल्कि आर्ट के मैदान में नए इम्कानात की भी निशानदही की है। इस नुमाइश के जरिए ये साबित हुआ कि आर्ट हमेशा जदीद ख्यालात और जज्बात का तर्जमान होता है और उसके जरिए हम अपने मुआशरती, ज़ाती और रूहानी तजुर्बात को बेहतरीन तरीके से बयान कर सकते हैं।